नमस्ते सर। हमारा जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वह है वाचन। ठीक, तो आज हम लोग वाचन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाचन होता क्या है या वाचन कहते किसे हैं। तो भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है कि भाषा का मूल रूप उच्चरित होता है। भाषा शब्द जो बना है वह भास धातु से बना है। भास का अर्थ होता है बोलना, और इसी भास धातु से ही भाषण बना है। भाषण में आप लोग देखते हैं कि कुछ न कुछ बोला जाता है। तो हमारी जो भाषा शब्द है वह भास धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक, जब कोई बालक विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है तो उससे पहले वह अपने माता पिता के नाम या अपना नाम, ये चीजें वह धीरे धीरे करके पहले से ही सीख लिया होता है। विद्यालय में आने पर वह वर्णों को, शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखता है। पढ़ने की इसी प्रक्रिया को वाचन कहा जाता है। विद्यालय में पहले बच्चे को वाचन सिखाया जाता है, इसके बाद उसको लेखन सिखाया जाता है। इसी क्रम में जो हमारी भाषा सीखने की जो पद्धति बताई गई है, तो उसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि बच्चे को पहले बोलना सिखाया जाए, फिर लिखना सिखाया जाए। जो आप लोग सुबो पल पढ़े हो, सुनना, बोलना, लिखना, सुबो सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो यह जो क्रम होता है, आवाज बराबर सुनाई दे रही है? यस सर। ओके। तो यह जो क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो इसमें यह देखा जाता है कि जो हमारा वाचन का पार्ट होता है या जो हमारा वाचन होता है, जो बोलने का काम होता है, वह बच्चे को पहले ही सिखाया जाता है, न कि पहले उसको लेखन सिखाया जाए। तो इस वाचन में आज हम यह देखते हैं कि वाचन की कौन कौन सी विधियां हैं, माने किन किन विधियों से वाचन सिखाया जाता है। तो पहला हमारा है इसमें देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि। इस विधि में जब मान लो छोटी कक्षा में बच्चा प्रवेश करता है या अपने घर से जब बच्चा जाता है विद्यालय के लिए, तो वहां पर देखा जाता है कि पहले बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं होता है, तो उसको चित्रों के माध्यम से उन अक्षरों को सिखाया जाता है कि कैसे यह कौन सा अक्षर है। जैसे मान लीजिए हमारी जो वर्णमाला है उसमें स्वरों में पहले अ आता है, तो अ को सिखाने के लिए वहां पे एक चित्र बना होता है किताब में, या अध्यापक जब पढ़ाता है जिस माध्यम से उसमें, तो वहां पे आप देखेंगे अ के बगल में एक अनार का या उसी तरह के जो भी संबंधित शब्द हैं उसके चित्र बने होते हैं। तो उन चित्रों के सहायता से बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है उन वर्णों को। इसी को हम देखो और कहो विधि कहते हैं। माने बच्चा धीरे धीरे करके किताबों में वो जो चित्र छपे होते हैं उसको देखता है, फिर उन वर्णों को वह बोलता है। इस विधि को हम देखो और कहो विधि कहते हैं। दूसरा हमारा है अक्षर बोध विधि। फिर धीरे धीरे करके बच्चे को वर्णमाला क्रम सिखाई जाती है, वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, और उस वर्णमाला के ज्ञान में पहले बच्चे को वर्ण पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, या अ, आ, ई। इस तरह से पहले बच्चा बोलता है, मौखिक रूप से वह बोलता है, वह वर्णों का वाचन करता है, उनका उच्चारण करता है। तो इसी को
हम अक्षर बोध विधि कहते हैं, माने अक्षरों का ज्ञान पहले बच्चे को फिर कराया जाता है। जब धीरे धीरे करके बच्चा अक्षरों का ज्ञान कर लेता है तब उसको लिखना सिखाया जाता है। फिर जब वो लिखना भी जान जाता है तो उन्हीं वक्त अक्षरों के सहयोग से वह शब्द बनाता है, वाक्य बनाता है। आगे धीरे धीरे करके वो किताब पढ़ना तक सीख जाता है। तो इसी में अब हमारा तीसरा जो विधि होती है कि वाचन कैसे कराया जाए या कैसे सिखाया जाए, उसमें होता है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि साम्य विधि में दो समान ध्वनियों को एक साथ बच्चे को बताया जाता है। आप लोग किताब कक्षा 1 की या 2 की देखेंगे तो वहां पे जो शब्द लिखे होते हैं वो समान ध्वनि के होते हैं, ठीक। या उसमें आप देखेंगे तो तुकांत शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म, या कमल, महल। तो इस तरह के एक ही ध्वनि जिन शब्दों में उच्चरित होती है उन्हीं को धीरे धीरे करके पहले उनको बताया जाता है। इसको हम कहते हैं ध्वनि साम्य विधि, माने एक ही ध्वनियों में समानता हो। साम्य मीन्स होता है समानता होना। तीसरा चौथा है हमारा यंत्र विधि। वाचन शिक्षण को सिखाने के लिए यंत्र विधि का भी प्रयोग किया जाता है। अब इस यंत्र विधि में जैसे आज के युग में हमारे मोबाइल है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर हैं, इन विधियों का सहारा लेकर हम वाचन शिक्षण कराते हैं बच्चों को। जैसे प्रोजेक्टर और लैपटॉप अगर है हमारे पास तो उसका प्रयोग करके हम व्हाइट बोर्ड पर कुछ इस तरह के चित्र वहां भेजते हैं कि बच्चे उसको पहले देखते हैं, फिर इसके बाद उसका अपने आप ही उच्चारण करते हैं कि यह क्या है। जैसे मान लीजिए उसमें कोई शेर का चित्र हम वहां पे कर दिए तो बच्चे देखकर पहले उसको बोलेंगे कि शेर। तो इस तरह से जो भी चीजें हम व्हाइट बोर्ड पर डालेंगे, अगर बच्चा पहले से जान रहा है तो वह अपने आप उसका नाम लेगा। फिर अगला है इसी में समवेत पाठ विधि। समवेत पाठ विधि में यह होता है कि छोटी छोटी कक्षाओं में आप लोग जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बच्चे, समवेत का मतलब होता है एक साथ पढ़ना। छोटी छोटी कविताओं को या जो उसमें गीत होते हैं छोटे छोटे, उनको बच्चों को रटाया जाता है। तो पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसी का अनुकरण करके उसको बोलते हैं, तो धीरे धीरे करके वह उनको याद हो जाता है। आप देखेंगे कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ गीत तो याद करते हैं, याद उनको रहते हैं, लेकिन अगर उन्हीं गीतों को कह दिया जाए कि वो लिखें तो लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए पहले उनको किसी भी चीज को पढ़ना या वाचन करना सिखाया जाता है, फिर इसके बाद लिखना सिखाया जाता है। या तो वाचन की विधियां हैं, माने कैसे कैसे वाचन कराया जाता है। अब वाचन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला यह है कि पुस्तक बाएं हाथ में आंखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर हो। देखो छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है पुस्तक कैसे पकड़नी होती है या उसको कितनी दूरी पर रखना होता है। तो यह एक शिक्षक की या हम आपकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को बताएं कि किताब कैसे पकड़ी जाती है और उसको कितनी आंखों से कितनी दूरी पर रखा जाता है। फिर क्या कि कोहनी 45 अंश का कोण बनाती हो। जो किताब पकड़ने का हाथ की जो कोहनी होती है वो लगभग 45 अंश का कोण बनाए। अगर इस तरह से 45 अंश का कोण बनाते हुए हम किताब को रखेंगे तो देखेंगे कि हमारा
हमारी जो आंख है उससे और किताब की दूरी लगभग 1 फीट होगी। अब इसी में फिर अगला है पढ़ने की गति, न बहुत मंद हो न बहुत तीव्र हो। जब वाचन कराया जाता है तब उसमें यह देखा जाता है कि जो हम पढ़ते हैं उसकी न तो स्पीड, हमारी जो गति होती है, न तो बहुत तेजी से हम पढ़ें न बहुत स्लो पढ़ें, बल्कि एक जो निश्चित गति निर्धारित की गई है उसी क्रम में जब हम पढ़ेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ आएगा। प्रत्येक शब्द का उच्चारण शुद्ध तथा स्पष्ट हो। वाचन करते समय सबसे मुख्य बात यही है कि वर्णों का या शब्दों का जो उच्चारण हम करें वो शुद्ध तथा स्पष्ट हों। अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे बच्चों के सामने तो बच्चे भी उसी तरह से उच्चारण करेंगे अशुद्ध ही। इसलिए पहले हम बच्चों को शुद्ध उच्चारण करके बताएं, फिर बच्चे भी उसी का अनुकरण करके शुद्ध उच्चारण करेंगे। फिर इसी में है अगला कि वाचन करते समय भावानुसार उतार चढ़ाव हो। मान लो अगर हम बच्चों के सामने काव्य पढ़ रहे हैं या गद्य पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हों, उसी पद्धति के अनुसार जो उसमें उतार चढ़ाव होता है या जो आरोह अवरोह होता है, आरोह अवरोह का मतलब उतार चढ़ाव से ही है कि किन शब्दों को थोड़ा तेजी से बोलना है, कब थोड़ा धीरे से बोलना है। इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि छोटी कक्षाओं में आरोह अवरोह के द्वारा ही बच्चे अच्छे से सीखते हैं। जैसे हम वहाँ कविता पढ़ाते हैं तो उसमें किस तरह से आरोह अवरोह का या उतार चढ़ाव का प्रयोग करें कि बच्चे अच्छे से समझ जाएं। फिर आगे हम देखते हैं कि वाचन जो हमारा होता है कितने प्रकार का होता है। तो वाचन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वाचन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा मौन वाचन, दूसरा सस्वर वाचन। वाचन 2 प्रकार के होते हैं, मौन वाचन और सस्वर वाचन। अब मौन वाचन किसे कहते हैं? लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन करते समय ओष्ठ भी नहीं हिलते। हमें ध्यान यह रखना चाहिए जब हम मौन वाचन करा रहे हों उसमें वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, और दूसरा बच्चों को यह देखें कि उनके ओष्ठ भी न हिले। माने मौन वाचन मन में ही किया जाता, उसमें मुख का कोई पार्ट का प्रयोग नहीं होता। एक विद्वान है जड़ महोदय ने यह बताया है कि जब बच्चा पैरों से चलना सीख जाता है तब घुटनों के बल सरकना छोड़ देता है। जड़ ने एक वो बताया कि जब कोई बच्चा है, अगर मान लो पहले घुटनों के बल चल रहा है, फिर धीरे धीरे करके अगर वह पैरों पे चलना सीख गया, खड़े होकर चलना सीख गया, तो वह घुटनों के बल चलना छोड़ देता है। तो इसी प्रकार भाषा के क्षेत्र में भी जब बालक पढ़ना सीख जाता है तब वह मौन वाचन करने लगता है। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ना सीख गया तब वह धीरे धीरे करके मौन वाचन करने लगता है। तो मौन वाचन करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके ओष्ठ या मुंह का और कोई पार्ट उसमें न हिले या उसका प्रयोग न हो। अच्छा, मौन वाचन करते समय मौन वाचन करने में हमें समय कम लगता है। कोई भी पाठ हम पढ़ रहे हैं, अगर उसको हम सस्वर वाचन से पढ़ें या बोल कर पढ़ें तो उसमें ज्यादा समय लगता है। अगर हम उसी को मौन वाचन करें या मन में ही पढ़ें तो वहां पे समय कम लगता है। एक प्रयोग किया गया था कि कक्षा 6 के जो बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो 1 मिनट में सस्वर वाचन में लगभग 170 शब्द बोलते हैं।
सस्वर वाचन में लगभग 170 शब्द बोलते हैं, लेकिन जब उन्हीं बच्चों से मौन वाचन कराया गया तब वे 1 मिनट में लगभग 210 शब्द बोले। तो इस तरह से यह देखा जाता है जो हमारा मौन वाचन होता है वह कुछ ज्यादा तेजी से होता है, बल्कि सस्वर वाचन की तुलना में। सस्वर वाचन जो होता है वह थोड़ा धीरे होता है, मौन वाचन जो होता है वो तीव्र गति से होता है। अब इसका दूसरा पार्ट था सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन किसे कहेंगे? सस्वर वाचन का अर्थ होता है स्वर के सस्वर। सस्वर वाचन का अर्थ होता है स्वर के साथ वाचन, माने ऐसा वाचन या इस तरह से हम पढ़ें कि जिसमें मुख से ध्वनि निकले। मुख से जब ध्वनि बाहर निकलती है तब उसको हम सस्वर वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। सस्वर वाचन 2 प्रकार के होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अब आदर्श वाचन किसे कहेंगे? जब कक्षा में अध्यापक किसी पाठ को पढ़ा रहा होता है तो वह बच्चों के सामने आदर्श वाचन करता है। जब बच्चे को कोई अध्यापक पढ़ा रहा है कोई पाठ को तो वह पहले आदर्श वाचन करता है, माने उतार चढ़ाव आरोह अवरोह के साथ वह पाठ को पढ़ता है, चाहे वह काव्य हो चाहे गद्य हो, जो भी हो। इसके बाद उसका जब बच्चे अनुकरण करते हैं तो उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। उसी पाठ को जब अध्यापक पढ़ लिया फिर बच्चों से पढ़वाता है तो बच्चे भी उसी का अनुकरण करके उस पाठ को पढ़ते हैं, उसको हम अनुकरण वाचन कहते हैं। छोटी कक्षाओं में ज्यादातर सस्वर वाचन ही कराया जाता है। छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन ही कराया जाता है क्योंकि बच्चों को उतनी समझ उतना ज्ञान नहीं होता कि वो मौन वाचन करके शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझें, क्योंकि उनकी मेमोरी जो होती है, उनका जो शब्दकोश होता है वह बहुत कम होता है। तो इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए देखा जाए तो सस्वर वाचन ही अधिक उपयुक्त है। ठीक, अब देखते हैं मौन वाचन के उद्देश्य क्या हैं या वाचन के उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें यह है कि पाठ सामग्री का भाव ग्रहण करना। जो हम मौन वाचन कराते हैं उसका पहला उद्देश्य यही है कि जो हमारी पाठ सामग्री है उसका भाव ग्रहण करना, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मुख्य सूचनाओं एवं भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ना। जो उसमें अनावश्यक बातें होती हैं, यहाँ वाचन के उद्देश्य लिखा है तो इसमें थोड़ा सा वो है कि ये मौन वाचन के उद्देश्य हैं। मौन वाचन के उद्देश्य, तो मौन वाचन के उद्देश्य में यह देखा जाता है जो अनावश्यक स्थलों को, माने कुछ चीजें किताब में ऐसी होती हैं कि उसको हम उसकी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जब हम मौन वाचन करते हैं तो हमें अपने आप यह पता चल जाता है कि किन बातों को पढ़ना है, किसको छोड़ देना या किसको आगे बढ़ जाना है। तीसरा है पाठ सामग्री में तथ्यों एवं विचारों का सारांश बता सकना। जब हम मौन वाचन करते हैं उसमें जो हमारी पाठ सामग्री है जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या विचार हैं उस सामग्री के, या उसका क्या सारांश बन रहा है, इसको हम अच्छी तरह से बता सकते हैं।
पाठ सामग्री से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना। जब हम मौन वाचन करते हैं तो उस मौन वाचन के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम अच्छी तरह से उनका उत्तर दे सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, संधि विच्छेद, समास आदि जो शब्द आते हैं उनका अर्थ जानना। माने उसमें इस तरह के जो शब्द आते हैं, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, उनका अर्थ भी हम जान सकें, इसलिए भी मौन वाचन किया जाता है। यह भी मौन वाचन का एक उद्देश्य होता है। अब हम यह देखते हैं कि मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं। मौन वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो मौन वाचन जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जैसे हमने बताया सस्वर वाचन दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह से मौन वाचन भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है गंभीर वाचन, दूसरा द्रुत वाचन। गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। अब देखते हैं कि गंभीर वाचन किसे कहते हैं। गंभीर वाचन उस समय किया जाता है जब हम किसी सामग्री की तह तक पहुंचना चाहें, माने किसी भी सामग्री को, उसके भाव को अच्छे से हम समझना चाहते हैं जब, तब वहां पे हम गंभीर वाचन का प्रयोग करते हैं। एक चीज और आप लोगों को बताते चलें कि जो हमारा मौन वाचन होता है वह ज्यादातर गद्य में किया जाता है। जैसे हमारे उपन्यास हैं, कहानी हैं, नाटक हैं, निबंध हैं या पत्र पत्रिकाएं हैं, तो उनमें हम लोग मौन वाचन करते हैं। लेकिन सस्वर वाचन जो होता है हमारा, वह ज्यादातर काव्य में होता है या पद्य में होता है। सस्वर वाचन ज्यादा पद्य में होता है और मौन वाचन जो होता है वह ज्यादातर गद्य में होता है। तो अभी हम लोग गंभीर वाचन पर बात कर रहे थे। तो गंभीर वाचन उस समय किया जाता है जब हमें ये इस बात की आवश्यकता हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उस सामग्री को अच्छे से समझना है, तो वहां पे हम गंभीर मौन वाचन का प्रयोग करते हैं। अब इस गंभीर मौन वाचन का जब हम प्रयोग करते हैं तो भाषा पर हमें अधिकार होना चाहिए, और दूसरी चीज या इसको विषय वस्तु जो हमारी है उस पर भी हम पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भाषा पर भी हमारा अधिकार हो जाता है जब गंभीर मौन वाचन करते हैं, और जो विषय वस्तु होती है उस पर भी हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है, हमारा अधिकार हो जाता है। नवीन सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं। इस गंभीर वाचन से हम नवीन सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं, कुछ नई नई बातें एकत्रित कर लेते हैं। केंद्रीय भाव खोजने में हमें मदद मिलती है। जब हम गंभीर वाचन करते हैं तो इससे हमें जो जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, चाहे वह कोई वो आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई समाचार पत्र हो, या कोई उपन्यास हो, कोई कहानी हो, कोई नाटक हो, कोई भी गद्य हो, तो जब हम गंभीर वाचन करते हैं तो उससे उसमें निहित जो केंद्रीय भाव है उसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। दूसरा हमारा है द्रुत वाचन। द्रुत का अर्थ होता है तेजी से या तीव्र गति से पढ़ना। जब हम हेलो, हाँ देखिए, जब हम किसी भी ऐसी सामग्री का अध्ययन करते हैं जो बहुत विस्तृत हो, तब हम वहां पे उस द्रुत वाचन का प्रयोग करते हैं। ऐसी सामग्री जिसका बहुत बड़ा विस्तार हो, जैसे मान लीजिए हम कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं
तो वहाँ पे हम द्रुत वाचन करते हैं, क्योंकि उसको अगर हम बहुत गंभीर वाचन करेंगे तो हम उस पूरे पाठ को पढ़ने में बहुत सारा समय लगा देंगे। तो इसलिए ऐसी सामग्री को जो जिसका विस्तार अधिक है, उसको पढ़ने के लिए हम द्रुत वाचन का प्रयोग करते हैं। द्रुत का मतलब होता है तीव्र गति से पढ़ना, मन में ही पढ़ें और तीव्र गति से पढ़ें, उसी को हम द्रुत वाचन कहते हैं। ठीक। अब इस द्रुत वाचन में का क्या लाभ है यह देख लेते हैं कि पहला तो इसमें है कि साहित्य से परिचय प्राप्त हो जाता है, माने जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उससे हम परिचित हो जाते हैं, वह क्या चीज है कैसी है उससे परिचित हो जाते हैं। दूसरा हमारा है सूचना एकत्र करना। जब हम तेजी से पढ़ते हैं, आपस में बात क्यों कर रहे हो आप लोग? दीक्षा। अब इसका तीसरा जो लाभ है द्रुत वाचन का, वह यह है कि इसको माने पढ़ते समय हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए कोई हम उपन्यास ही पढ़ रहे हैं, तो जब हम द्रुत वाचन करते हैं तो उससे हमें एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक। तो इस तरह से गंभीर वाचन और द्रुत वाचन के द्वारा हम किसी भी पठन सामग्री को या किसी भी गद्य को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें जो निहित भाव हैं उसको हम आसानी से दूसरों को भी बता सकते हैं कि इस पद्य में क्या लिखा हुआ है या इस गद्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक। हाँ, अब बताओ अगर इसमें किसी कोई